A5 का सेकंड पार्ट भी। 961950 ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गई बात। 3 फोर्सेस लग रहे हैं ना। हेलो। यस सर। ओके, और इसके बाद और क्या डाउट है? सर A5 का सेकंड सब पार्ट। A5 का सेकेंड सब पार्ट बोलो, क्या क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed on a ground, is हाँ। pulled by a string by applying 10 Newton force। हाँ। और इसमें हमें एक्शन रिएक्शन पेयर निकालनी है। सर अपवर्ड डायरेक्शन हाँ। में हाँ। पुल हो। अच्छा, ऊपर पुल कर रहे हैं। तो देखो बेटे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है एक, है ना, और उसने ऐसे रस्सी लटका रखी है और वो इस ब्लॉक को पुल कर रहा है, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लॉक पर 10 न्यूटन ऊपर लगेगा और आदमी पर 10 न्यूटन नीचे लगेगा। तो ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे। आदमी पर mg के नाम का 10 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, mg, और इसका रिएक्शन अर्थ पे लग रहा होगा पूरी पे, तो वो 1g आ जाएगा। फिर यहाँ पर ग्राउंड सरफेस इस पे रखा हुआ है उसका नॉर्मल, तो वो इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगी, और वही नॉर्मल ग्राउंड पे भी लगेगा, लेकिन ये वाला नॉर्मल जीरो ही रहेगा, है ना, क्योंकि 10 न्यूटन का जो इसका वेट था mg, वो पूरा का पूरा नौ ये 10 न्यूटन जो आदमी ने फोर्स लगाया उसी से बैलेंस हो गया, है ना, उसी से बैलेंस हो गया, तो बस। सर सर लेकिन हम्म। नॉर्मल फोर्स के लिए तो बॉडीज को कांटेक्ट में होना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर पुल हो रहा है हवा में, तो फिर नॉर्मल कैसे लगेगा ग्राउंड और ब्लॉक के इधर। नहीं, कांटेक्ट में तो है ना अभी, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट छूटा नहीं है उसका, है ना। ओके सर। सर ठीक एक है। डाउट। हाँ वो। सर ब्लॉक का मास हाँ 1 बोल। केजी है और 10 मीटर पर सेकंड अगर हम लोग अज्यूम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स टोटल 10 न्यूटन का लग रहा है और वो अपवर्ड पुल भी 10 न्यूटन से हो रहा है, तो हम हाँ। लोग उसको एक्शन रिएक्शन पे नहीं 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 नहीं। उसको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोल सकते। देखो मैंने बताया था ना, एक्शन रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, है ना। यस। तो जैसे 1g, जो उसका वेट 1g है ना, वो भी ब्लॉक पे लग रहा है, और ये जो 10 न्यूटन ऊपर लगाया है ये भी ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये दोनों को आप आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं बोल सकते। ओके सर। ठीक है। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8, सर ये A8 है ना। बोलिए A8 में क्या क्या है, 8 एक बार पढ़ो सर इसको। A3। सर A3। A8 नहीं है। A3 बोलो, A3 में क्या डाउट है, पूछो। A3, A3 मतलब पढ़ो क्या है। और क्वेश्चन है सर, टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन एन हम्म। आइसोलेटेड बॉडी इन अपोजिट हम्म। डायरेक्शन to keep it हम्म। at equilibrium position. Is this हम्म। true according to Newton's third law? नो 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 नो, दिस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ का जैसे मैंने बताया था ना, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की कोई कंडीशन नहीं होती है, वो हमेशा एप्लीकेबल होता है, चाहे बॉडी इक्विलिब्रियम में हो चाहे बॉडीज इक्विलिब्रियम में ना हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है बेटा। सर बट मतलब ये दोनों उसका मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो
टू कीप हाँ इट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे था कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। हम्म यहाँ तक स्टेटमेंट अगर होता तो सही हो जाता है ना, यस सर। लेकिन जो आगे उन्होंने लिख दिया है ना कि दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये गलत है, ये बात गलत है। सर मतलब ये सिचुएशन ट्रू है बट न्यूटन के थर्ड लॉ के पर्सपेक्टिव में। हाँ मतलब न्यूटन थर्ड लॉ नहीं कहता, इक्विलिब्रियम को नहीं समझाता न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। यस सर। सर या फिर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक ही आइसोलेटेड बॉडी पर हो रहा है और न्यूटन थर्ड लॉ अलग कुछ नहीं सर, सॉरी सर, समझ गया। हाँ अलग अलग बॉडीज के बारे में बताता है ना। यस तो न्यूटन थर्ड लॉ ये सब चीजें नहीं बताता। न्यूटन थर्ड लॉ तो कहता है कि भाई दो बॉडीज हैं, एक ने दूसरे पर वेक्टर एफ फोर्स लगाया तो दूसरा भी पहले पर माइनस वेक्टर एफ फोर्स लगाएगा। बस दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर न्यूटन थर्ड लॉ। ये बात समझ में आती है। यस सर। हम्म। और बोलिए। सर A4। A3। सर A4। A4, A4 पढ़ो क्या है A4। सर draw FBD of the sphere of mass m placed between vertical wall and ground as shown in the figure. All surfaces are smooth. स्फेयर रखा है। यस सर। सर वो दो सामान रखने के लिए। हॉरिजॉन्टल वॉल पे एक स्पीयर रखा है जो वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में है, से रखा उसका FBD 1। कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा मैं समझ गया। ऐसा है ना कुछ। यस सर। अब देखो इसमें क्या है बेटे कि स्फेयर का एफबीडी बनाना है हमको, ठीक है। हाँ सर। सर आपने ऐसे एक तो ब्लॉक वाला क्वेश्चन भी करा था। हम्म सर अब वो। एक इस पर mg यहाँ से लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, यस सर। है ना। वॉल कोई नॉर्मल नहीं लगा रही होगी इस पे, ठीक है। या यस आप लिख सर। सकते हो कि वॉल का नॉर्मल लग रहा होगा लेकिन वो जीरो होगा, है ना। हाँ सर। सर बट बस लेकिन यही बात पीछे है। वो आंसर में दिया था कि वॉल का नॉर्मल लग रहा है। अच्छा नहीं, इसमें क्या है, लग रहा है ठीक है लेकिन नॉर्मल जीरो रहेगा, है ना। ओके सर। लग रहा है लेकिन नॉर्मल जो रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। सर जीरो इसीलिए ना क्योंकि वो रेस्ट। क्या जीरो। जीरो इसीलिए ना क्योंकि वो स्फीयर रेस्ट। नहीं नहीं हाँ मतलब भाई बात ये है ना कि प्रेस कौन करेगा। अरे
हाँ A4 क्वेश्चन क्या है बच्चों? A4 पढ़ना तो एक बार जल्दी से। ए सर A4 यही था सर, वो स्पीयर हाँ वाला। बच्चों, एम आई ऑडिबल? अच्छा यही था क्या? हाँ ओके सर। ओके 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 ओके। सर और तो कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ सर बोलो। A7 का ए पार्ट और ई पार्ट, सर A7 का मतलब ए पार्ट और स्पेसिफिक। क्या है? बोलो बेटे, क्या डाउट है इसमें? सर ए वाला एक बार। मतलब उसमें एफबीडी ड्रॉ करना है इंडिविजुअल पार्ट, हाँ और इन्फॉर्मेशन दिया कि पुली आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो ए पार्ट में ऐसा है कि सर ग्राउंड पे दो ब्लॉक्स है जो टच हो रहे हैं एक दूसरे को, हाँ M1 और M2। ठीक है। M1 और M2 ऐसे रखे हुए हैं, है ना? यस सर, ग्राउंड। ऐसा डायग्राम है। हाँ सर। ओके। सर तो इसमें भी इंडिविजुअल पार्ट्स का और एफबीडी कोई ड्रॉ फोर्स करना है। वगैरह लग रहा है इन पे? नहीं सर। तो M1 पे क्या क्या फोर्स लगेगा? ग्राउंड से नॉर्मल और M1G, है ना? यस सर, और साइड से नॉर्मल। साइड से M2 का नॉर्मल। और M2 की अगर बात करें तो उस पर M2G, उसका नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, है ना? यस बस ये कैलकुलेट हो गया। सर हाँ, इसमें। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इनके बीच का नॉर्मल 0 होगा। सर जब ये 0 है तो सर ये कंसिडर जो ये क्यों आपस में करते एक हैं? दूसरे पे नॉर्मल लगा, मतलब बात इसलिए कंसिडर करते हैं कि भाई अभी 0 है, हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है ना? नहीं सर, मतलब जिस केस में 0 रहता है उसमें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, है ना? मतलब एग्जामिनर उसको गलत नहीं बोल सकता। ओके सर। सर बट मेरा डाउट ये है कि सर क्वेश्चन में उन लोग ने बोला है कि ड्रॉ एफबीडी फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल पार्ट्स, और आंसर में भी हाँ जो भी बाकी क्वेश्चन है ना उसमें M1 और M2 अलग से एफबीडी ड्रॉ किया है। तो इसमें हाँ आंसर में उन लोग ने M1 और M2 को कंबाइन करके वो सिस्टम, पूरा एक सिस्टम समझ के एफबीडी ड्रॉ किया और N को लिखा है। तो सर जब भी हम लोग सेपरेटली अगर लिखने बोला तो हम लोग सेपरेटली करेंगे तो N हम लोग काउंट करेंगे। हाँ भाई देखो, अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम मान के अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो क्या होगा कि एन जो होगा ना वो एन, टोटल एन 0 हो जाएगा, क्योंकि M2 पर एन लगेगा राइट में और M1 पे एन लगेगा लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो खैर एन इंडिविजुअली भी 0 ही लग रहा है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर एन नॉन जीरो होता मान लो, तो लेकिन उस केस में भी वो नॉन जीरो एन हमें तभी दिखाई पड़ता जब हम इन ब्लॉक्स का अलग अलग डायग्राम बनाते। अगर इनका साथ मिला के डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा? तो वो नॉर्मल 0 ही रहेगा। सर बट इसमें अलग अलग ही है ना? बनाना है। इसमें तो खैर अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग बनाओ तो अलग अलग ही बनाना चाहिए। सर तो आंसर में मतलब इनको थोड़ा अलग देना चाहिए था, मतलब एक ड्रॉ नहीं। हाँ 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 हाँ, ये बात सही है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई अलग अलग बनाओ तो अलग अलग ही देना चाहिए। दैट इज ट्रू। और बोलो बच्चों। सर ई वाला पार्ट। वो क्या है? उसमें उसमें कैसा है? सर उसमें ऐसे ही दो ब्लॉक्स है बट उनके बीच में एक सर ग्राउंड पे दो ब्लॉक्स है जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और जो राइट हैंड साइड वाला M2 है वो F4 से हाँ, पुल हो रहा है राइट हैंड साइड। ऐसे है।
यस सर, और M2 जो है वो F4 से राइट हैंड साइड में पुल होता अब देखो जैसे M1 का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं अपन, तो कैसा बनेगा? M1 जी नीचे लगेगा। टेंशन आगे, ये रस्सी जो है ना ये आगे खींचेगी इसको, M1G नीचे, और नॉर्मल N1 ऊपर। और M2 की अगर बात करें तो F आगे, M2G नीचे, नॉर्मल N2 ऊपर। सर। हम्म, और इस सर पर टेंशन क्योंकि M2 इस पर सर टेंशन क्योंकि पीछे भी M2 लगेगा। F4 से पुल हो रहा हम्म, है, हाँ तो सर क्योंकि वो F2 राइट हैंड साइड में पुल हो रहा है और वो स्ट्रिंग से अटैच है M1 से, तो M1 भी राइट हैंड साइड में उसके साथ जाएगा ना, तो M1 के हाँ FPD में हम लोग एक फोर्स नहीं लगाएंगे राइट हैंड साइड में। हाँ, तो ये राइट हैंड साइड में लगाया ना ये वाला, ये टेंशन। तो सर हम लोग F नहीं लिखेंगे उसको। F नहीं लिखेंगे, है ना। देखो F एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है ना, तो वो डायरेक्टली M2 पे ही लग रहा है, राइट। तो यस M2 सर। के कांटेक्ट में जो है तो वो फोर्स सिर्फ M2 पे ही दिखाऊंगा मैं। हाँ, इस फोर्स की वजह से रस्सी में टेंशन आई है, और वो टेंशन फिर M1 को आगे पुल कर रही है, ठीक है। तो तो मतलब M1 पर अगर अलग से दिखाना है तो सिर्फ T दिखाएंगे। सर तो एफ और टी का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं रहेगा? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटे? सर वो एफ और टी का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं रहेगा? F और T का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये सिस्टम क्या है, आगे एक्सेलरेट अगर इस सिस्टम को करना है, जैसे M2 को A एक्सेलरेशन अगर देना है, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स यानी F माइनस टी इक्वल टू M2A। यस। सर अभी पार्ट 2 का A2। पार्ट 2 का A2। यस सर। ओके, ये क्या है बच्चों? So when a horse pulls a cart, the force needed to move the horse in forward direction is the force exerted. हाँ 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 हाँ। तो देखो बच्चों क्या है, ये हॉर्स पुल्स अ कार्ट वाली बात है। ये कोई हॉर्स है ना, एंड हॉर्स पुल्स अ कार्ट। तो अब क्या होगा भाई इसमें, ये देखो हॉर्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, तो वो जो ये जिस रस्सी से बंधा हुआ होता है, वो रस्सी तो इसको पीछे पुल करेगी, है ना। वो Yes रस्सी तो sir. क्या करेगी, इसको पीछे पुल करेगी। तो अब ये आगे भेजने के लिए कौन सा फोर्स है, तो जो ग्राउंड सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको आगे भेजता है ना। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल in propelling the horse in forward direction is the friction force exerted by the ground surface on the horse. This is friction force exerted by the
ground surface on the force. सर इसको थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड लॉ से कैसे? सर मतलब फॉर एवरी एक्शन जैसे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हॉर्स ग्राउंड पे फोर्स डालेगा तो ग्राउंड भी रिस्पॉन्स में फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो फोर्स से ही वो आगे जा पा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या है, जब ये हॉर्स या अपन अपन खुद की बात करें, एक आदमी जब ग्राउंड सरफेस पे वॉक करता है या व्हेन ही ट्राइज टू रन ऑन अ ग्राउंड सरफेस, तो क्या होता है, हम अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, है ना, और ग्राउंड हम पर आगे फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स का नाम फ्रिक्शन ही होता है वैसे, यही फोर्स फ्रिक्शन होता है। तो आदमी पर फ्रिक्शन लगा आगे और जमीन पर फ्रिक्शन लगा पीछे। सर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, लेकिन सेम सेम मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल। सर तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि आदमी ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया इसलिए वो आगे बढ़ा। आदमी ने ग्राउंड पर फ्रिक्शन, मतलब देखो आप ऐसे सोचो कि आदमी या क्या फोर्स लगा ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, फ्रिक्शन होना जरूरी है। आप ऐसे सोचो कि अगर जमीन बिल्कुल स्मूथ हो जाए, जैसे बिल्कुल बर्फ की सिल्ली बिछी हुई है ना, यस सर। आइस की स्लैब है ना, तो उस पर क्या हॉर्स चल पाएगा क्या? वो फोर्स लगाएगा लेकिन उसका पैर ऐसे पीछे फिसल जाएगा, या अपन फोर्स लगाएंगे तो अपना पैर पीछे फिसलता है और अपन आगे जा करके गिरते हैं, हाँ सर। है ना। यस सर। हमारे पास होंगे। यस तो सर। अगर फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, वो पैर को पीछे फिसलने नहीं देगा। मस्कुलर फोर्सेस से आप पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करते हो, जमीन को ऐसे दिखाते हो कि भैया मैं पैर को पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, तो जमीन क्या करती है, पैर को पीछे नहीं जाने देती और उस पर आगे फोर्स लगा देती। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो जमीन ये वाला फोर्स नहीं लगा पाएगी ना। आपके मस्कुलर फोर्स से आप पैर को पीछे ले जाना चाह रहे हो और यहाँ पर जमीन में फ्रिक्शन है नहीं, तो पैर वाकई में पीछे चला जाएगा, और पैर पीछे चला गया तो आप आगे जा करके गिरोगे सीधा। हाँ सर। और बोलो बेटे। सर बस इतना ही था। ओके। तो अब आगे बढ़े भैया। देखिए, यस सर। देखिए कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम्स अपन बनाते हैं और नॉर्मल और टेंशन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या है, हमें कहा जाए कि ये दो ब्लॉक्स हैं, M1 एंड M, और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ग्राउंड सरफेस पर, और ये सरफेस, और यहाँ पर हमने F फोर्स इस पर एक्सर्ट किया। ये मास M1 है, इसका मास M2। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स
and the normal force exerted by them on each other. ये पता करना है। तो देखो भाई क्या होगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो सिस्टम हमें दिया हुआ है वो रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा। क्या आप थोड़ा सा पता लगा सकते हो कि ये रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा? सर मूव मूव करें। करेगा। Move करेगा। मूव करेगा, है ना? क्यों, क्या इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है यहाँ पर? एफ फोर्स एक्ट फोर्स कर रहा लग रहा है। फोर्स लग रहा है और स्मूथ सरफेस। फोर्स लग रहा है और सरफेस कैसी है? Smooth. स्मूथ है ना? सर इसका है कि नहीं? एक्सीलरेशन एफ अपॉन m1 प्लस m2 होगा। यस, है ना? तो देखो क्या होगा, मूव करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब दोनों साथ साथ मूव करेंगे सेम एक्सेलरेशन से या अलग अलग एक्सेलरेशन? सेम साथ एक्सीलरेशन। साथ मूव, हम्म, साथ साथ जाएंगे सेम एक्सेलरेशन के साथ। साथ साथ जाएंगे, है ना? तो क्या होगा, साथ साथ जाएंगे, अलग अलग तो जा ही नहीं सकते, है ना? जगह ही नहीं है कि अलग अलग जाएंगे, तो साथ साथ जाएंगे। तो अब क्योंकि साथ साथ जाएंगे, तो क्या है बेटे, हम एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। M1 का डायग्राम बनेगा, F आगे, M2 के द्वारा लगाया गया नॉर्मल पीछे, M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ग्राउंड का नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन। और M2 का बनाऊंगा तो क्या आएगा, इस पे नॉर्मल आगे, M2G नीचे और ग्राउंड का नॉर्मल ऊपर। अब M1 पे मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया है a। तो सेकंड लॉ लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं? ऑन M1 लगा रहे हैं। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट। अब नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? देखो, नेट फोर्स लिखते समय आपको साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा। तो आप क्या करो, राइट साइड को पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान लो। तो हो जाएगा F माइनस N, ये नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू M1A। ये एक इक्वेशन आ जाती है। उसी तरह से सेकेंड लॉ ऑन M2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो फिर से उसके लिए भी लिखेंगे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन तो n ही है, M2 पे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन सिर्फ n ही है। M2 पर नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सिर्फ n है।
इक्वल टू उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम सर क्या करें? हाँ बेटे, सर F/m1 + m2 आ रहा है। बिल्कुल F/m1 + m2 आएगा, बिल्कुल सही बात। 1 और 2 को ऐड कर दो आप, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप ऐड करोगे तो LHS में क्या आएगा? F माइनस n प्लस m, और RHS में आएगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो माइनस n प्लस m कैंसिल हो गया, तो F की वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू a, यानी a आ जाएगा F अपॉन m1 प्लस। सर सर वो डायग्राम देख के मतलब हमें पता चल रहा है कि M1 और M2 का जो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कैंसिल आउट होने वाला है। तो हम लोग M1 और M2 को एक सिंगल सिस्टम मान के FBD बनाएंगे तो मतलब बिल्कुल 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 ज्यादा अच्छे से हो सकता बिल्कुल बिल्कुल, वैसा भी आप कर सकते थे, है ना। मतलब क्या है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि सर वो पूरे को ये एक M1 सिस्टम है। और M2 मास के दो ब्लॉक हैं, तो इन दोनों को एक सिस्टम मान लो। टेक M1 प्लस M2 एज वन सिस्टम। सर तो टोटल मास m1 + m2 हो जाएगा, फिर F = ma का फॉर्मूला। बिल्कुल, हाँ सर, उसे डायरेक्ट आ एंड गया। अप्लाई सेकेंड लॉ। तो ये F आगे लग रहा है, इंटरनल फोर्स तो हमेशा ही न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और दोनों का एक्सेलरेशन a है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे तो पूरे सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है F, तो वही नेट फोर्स हो जाएगा, इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन a। यानी एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी? F अपॉन m1 प्लस m। ये एक्सेलरेशन की इतनी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हमसे यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं पूछा है, ध्यान दो, हमसे एक और चीज भी पूछी। हमसे क्या पूछा है? नॉर्मल फोर्स बिटवीन exerted by them on each other। एक दूसरे पे जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी हमसे पूछा जा रहा है। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय देम ऑन ईच। तो कितना आएगा वो नॉर्मल फोर्स बेटे? वो नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ जाएगा क्या? देखो, वो नॉर्मल फोर्स पता लगाने के लिए आपको इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा ही सही। तो वो नॉर्मल पता करने के लिए यू कैन आइदर अप्लाई इक्वेशन ऑन m1 इंडिविजुअली और ऑन m2 इंडिविजुअली। तो जैसे m1 पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? F माइनस n इक्वल टू m1a, एंड व्हाट इज a? F अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से F माइनस m1 F अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा आ जाएगा, यस सर। और इसको बराबर आप कर दो n के। तो F कॉमन आता है, 1 - m1 प्लस m1। m2 माइनस m1, तो ये आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस। ये नॉर्मल की इतनी वैल्यू। या यू कुड हैव अप्लाइड न्यूटन्स लॉ ऑन m2 डायरेक्टली, तो उस पर तो नेट फोर्स n ही लग रहा है, इक्वल टू m2 इंटू a, एंड व्हाट इज a? F अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 पर आप लगाते तो नॉर्मल और जल्दी आ जाता आपको। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? तो एक्सीलरेशन पता लगाने के लिए वी कुड हैव कंसिडर्ड बोथ द ब्लॉक्स एज वन सिस्टम, राइट।
लेकिन yes, नॉर्मल पता लगाने के लिए तो हमें उनको अलग अलग सिस्टम की तरह से ही ट्रीट करना पड़ेगा। और देखो, सर नोट डाउन सर। हाँ नोट। यस सर। नोट कर लिया। ओके। यस जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि ब्लॉक्स कुछ इस तरह के ले लेता हूँ, है ना, ऐसे एक ब्लॉक ऐसे, इसका क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम जैसा, दूसरा ब्लॉक का भी क्रॉस सेक्शन ट्रेपेजियम के जैसा, और ये एंगल 60 डिग्री दिया। ये दो ब्लॉक हैं, एक का मास m ले लेते हैं और एक का मास 2m ले, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस पे, तो ये ब्लॉक ए है। ये हमने ए ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई, फाइंड नॉर्मल फोर्स exerted by blocks on each. नॉर्मल फोर्स exerted by blocks on each other, ये हमें पता लग। तो अब कैसे पता लगाएंगे बच्चों? देखो फिर से हम क्या कर सकते हैं, individual body diagram अलग है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता लगाने के लिए तो दोनों को एक सिस्टम मान लो पहले, है ना, और फिर नॉर्मल पता लगाने के लिए अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, अच्छा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा कि रुका रहेगा? एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करें। एक्सेलरेट तो करेगा। तो फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन take a plus b as system and apply second law। तो क्या हो जाएगा बेटे? F/3m। एक, दोनों को अगर हमने एक सिस्टम मान लिया,
क्या होगा, एक F फोर्स लग रहा है बाहर से, और तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो F इक्वल टू m इंटू ए प्लस 2m इंटू, तो F बराबर हो जाएगा 3ma के, A बराबर होगा F बाई। अब इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के नॉर्मल पता लगाओ, कैसे पता लगाओ। हेलो यस हाँ सर कर रहे हैं। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। हाँ हाँ उसमें सर सिलेबस तो हुआ है सर, अभी वर्क और एनर्जी खत्म हुआ है सर। अच्छा सर, लेकिन वो मेरे को ये जीडीएस बता रहा था कि सर उसका पेपर उसमें देखा है जो जाने वाला है, तो उसमें तो शायद बहुत कम दिया हुआ है, शायद ऑप्टिक्स तक ही दिया हुआ है सर। तो, तो उसने कहा था कि सर वो 01 जेडी के साथ वाले पेपर करवा रहा है उसमें अपन, है ना। तो जो पहले गया था उसमें उसमें देखिए वो किसने क्या है, वर्क पावर एनर्जी तक है। हाँ तो मेरा भी वर्क पावर एनर्जी हो चुका है। हाँ, वर्क के आगे मत करो, ठीक है। नहीं, वर्क एनर्जी मेरा खत्म हो गया है। तो, हाँ तो क्या आया। देखो अब हम क्या करें, जैसे M का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना देते हैं, है ना। तो M पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, F आगे लगेगा, और ये B जो उस पर नॉर्मल लगाएगा क्या वो इस तरह से लगेगा क्या, बोलो बच्चों, हाँ सर। है ना। सर वो और ये क्या बोल रहे हो बेटे, सर सर बट वो नॉर्मल ऐसे क्यों वैसे क्यों लगेगा। लगेगा? हैं। सर नॉर्मल नॉर्मल वैसे क्यों लगेगा सर? ऐसे देखो, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर कांटेक्ट। तो ये हमेशा किधर लगता है, ये बाय डेफिनेशन ही किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं उनके परपेंडिकुलर ही लगता है ये, है ना। जब तक आप देखो, जब आपकी ग्राउंड सरफेस का नॉर्मल बनाते हो आप, ब्लॉक ग्राउंड पे लगा है उसका नॉर्मल बनाते हो तो ऐसे लगाते हो, है ना। यहाँ कोई इसकी साइड में ब्लॉक रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, है ना। इंक्लाइन का मैंने बताया था तुम्हें, इंक्लाइन पे ब्लॉक रखा है तो उसका नॉर्मल ऐसे बनाते हैं। यस सर। तो यहाँ पे नॉर्मल
भाई कॉन्टैक्ट सरफेसेस ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर ही लगेगा। एम वाले ब्लॉक पे ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, 2m ब्लॉक पे आगे की तरफ। बात समझ में आती है बच्चों? यस। अब क्या करें, इस नॉर्मल को रिजॉल्व कर लें। इस नॉर्मल को क्या करें, रिजॉल्व कर लें, है ना। कैसे रिजॉल्व करें भाई नॉर्मल को? कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स करके रिजॉल्व कर लो इसको, है ना। सर इसको कंपोनेंट्स में भी वो एंगल आएगा किन कंपोनेंट्स के बीच में, वही नहीं समझ रहा है। हम्म ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा ना। हाँ तो भाई क्या होगा देखो, हाँ और उसको आप ऐसे पता लगा सकते हो ना। देखो क्या है कि जैसे ये सरफेस है ना, जिस पे नॉर्मल लग रहा है, अब नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो यस ये सर। एंगल आपका 90 डिग्री है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो दैट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर हमारी आ जाती है, तो हमें दिया हुआ है कि ये एंगल 60 डिग्री है, राइट। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, है ना। तो अगर मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाता। तो ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पे बना रखा है, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? इसका एन हॉरिजॉन्टल रूट कंपोनेंट थ्री आ जाता बाई टू। है n cos 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाता है? n sin 30, एन साइन 30 है ना। अब क्योंकि हम तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पे इक्वेशन लगाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखना है नॉर्मल को, वो n cos 30, ठीक है। तो अब क्या करो आप, इस m ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बना दो। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो F माइनस n cos 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज F बाई 3, m से m कैंसिल हो गया, तो F माइनस F बाई 3 इक्वल टू n cos 30 डिग्री। F माइनस F बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2F बाई 3 इक्वल टू n रूट 3 बाई 2। तो नॉर्मल की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4F बाई 3, इतना नॉर्मल की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? सर एक बार सर आप तो ये 2m दूसरा। वाले ब्लॉक से भी निकल पाएंगे ना? क्या बेटे? सर 2m वाले ब्लॉक से नॉर्मल। 2m वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते थे, है ना। सर एक बार वो उससे, बताइए ना, मेरा हाँ हाँ नहीं वो भी आ रहा है उसमें। बताएंगे, वो बताएंगे। पहले एक बार इसको समझ लो, क्या ये समझ में आया तुम्हारे? यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया ना? ओके, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको।
2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप। तो 2m मास का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, ठीक है। उस पर नॉर्मल इस तरह से उस नॉर्मल की जब कंपोनेंट करूंगा तो फिर से जो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा वो n cos 30 डिग्री ही आ जाएगा। जब सर इसमें 60 डिग्री टॉप लेफ्ट कॉर्नर होगा ना? देखो ऐसे होता है, ये एंगल 60 डिग्री और यस। नॉर्मल ऐसे लग रहा है। अब अगर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर, समझा। तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, n cos 30, है ना। हमें अभी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही मतलब है। अब इस 2m पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, n cos 30। तो आप क्या लिख दो, n cos 30 इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन f/3m। तो आपके पास आ जाएगा n 3/2 इज इक्वल टू 2f/3, यानी n की क्या वैल्यू आ गई, 4f डिवाइडेड बाई 3। यस सर, अभी समझा। ये बात समझ में आती है। यस सर। और बोलिए। तो ये इस तरह से नॉर्मल इस केस में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब अब हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें हमें क्या है, टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो ये टेंशन फोर्स क्या होता है, देखो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब स्ट्रिंग जिस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेगी उसी पे टेंशन फोर्स लगा, है ना। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। और ये किस डायरेक्शन में लगता है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स is always along the string and it is of pull type। किस तरह का फोर्स लगेगा बताइए, पुल टाइप का फोर्स लगेगा। है ना, मतलब रस्सी पुल करेगी इसको, रस्सी क्या करेगी, इसको पुल करेगी। मतलब किस तरीके से बच्चों, मान लो कि क्या है, एक किसी छत से रूफ से मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को स्ट्रिंग की मदद से हमने सस्पेंड, m मास का ब्लॉक।
अब देखो क्या होगा बेटे कि ये जो रस्सी है ना, ये इस एम मास के ब्लॉक को, ये एम मास के ब्लॉक के नीचे जाने की टेंडेंसी होगी किसकी वजह से? एम ग्रेविटी। जी की, है ना। तो रस्सी हमने इसके साथ चिपका रखी है, तो रस्सी का जो लोअर एंड है वो भी ब्लॉक के साथ नीचे जाने की टेंडेंसी उसकी होगी, लेकिन रस्सी का जो अपर एंड है वो हमने यहाँ पर सरफेस पे फिक्स कर रखा है। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग इस एम मास के ब्लॉक को ऐसे ऊपर अपनी तरफ पुल कर, और ये जो फोर्स है इस फोर्स को बोलेंगे टेंशन फोर्स या टेंशन इन द। अगर अगर हमें रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना, एफ बी डी ऑफ स्ट्रिंग बना, तो वो, अच्छा स्ट्रिंग को मैं मासलेस मान के चल रहा हूँ, स्ट्रिंग को कैसा मान के चल रहा हूँ? मासलेस, मतलब उसका कोई खुद का वजन बहुत नेग्लिजिबल है। तो रस्सी ने ब्लॉक पे लगाया फोर्स किधर? ऊपर। तो ब्लॉक रस्सी पे लगाएगा किधर? नीचे, ना। और अब उसकी वजह से रस्सी के नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, तो क्या होगा, ये जो छत है ये रस्सी पर फोर्स लगाएगी किधर? ऊपर। और क्योंकि रस्सी इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स बराबर ही होंगे। अब इनमें अगर आपको एक्शन रिएक्शन पेयर लोकेट करना है तो कौन कौन से होंगे? ये वाला टेंशन टेंशन और एमजी। और, नो नो, नॉट टेंशन एंड एमजी। कौन कौन से होंगे? ये वाला टेंशन और ये वाला। रस्सी ने लगाया ब्लॉक पर, ब्लॉक ने लगाया रस्सी। और देखो, क्यों ये थर्ड लॉ पेयर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सेम नेचर का है, टेंशन का रिएक्शन टेंशन आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर, सर एक डाउट है। बोलो बोलो बोलो। सर ब्लॉक जो स्ट्रिंग पे टेंशन लगा रहा है वो क्यों लग रहा है, मतलब वो कैसे लग रहा है, एक बार बताइए। भाई कैसे लग रहा है? भाई देखो, बात क्या है कि आप ऐसे सोचो, मतलब वो एक तरह का क्या है, आपने ब्लॉक को रस्सी से चिपकाया हुआ होगा ना किसी तरीके से, मतलब आपने उसको किसी ग्लू से या किसी मदद से स्टिक कर रखा होगा, है ना। यस सर। तो उस ग्लू की वजह से ही ये फोर्स जनरेट हो रहा है। ये वाला जो फोर्स है ये उसी की वजह से जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लॉक पर क्योंकि mg नीचे लग रहा है, तो वो जो ग्लू क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये रस्सी भी ब्लॉक के साथ ही नीचे आ जाए, है ना। सिंस ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, and the block is being pulled downwards by mg, it implies block pulls string in downward. mg की वजह से ब्लॉक के नीचे जाने की टेंडेंसी है,
है ना, और आपने ब्लॉक को रस्सी से चिपकाया हुआ है, तो ब्लॉक रस्सी को भी क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। अच्छा, रस्सी में इंटरनली भी रस्सी के जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे ना, वो एक दूसरे पर टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे। कैसे? जैसे ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, अब हमने कहा कि ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे टेंशन फोर्स से पुल कर रहा। ठीक है, आप इस वाले यहाँ पर कोई रस्सी का क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो ऐसा, तो क्या हो रहा होगा बेटे, इस क्रॉस सेक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, अब जैसे इस पूरी रस्सी को, सिर्फ इतनी रस्सी को सिस्टम मानो, तो ये ए से बी पॉइंट के बीच की रस्सी को अगर अपन सिर्फ सिस्टम माने, तो ए पॉइंट पर टेंशन फोर्स नीचे लग रहा है ना, और ये है सी डी, तो क्या होगा, इस ए बी वाले हिस्से के नीचे जाने की टेंडेंसी आ गई है, तो ये जो सी सी वाला पार्ट है वो बी पर ऊपर फोर्स, सी वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा, बी पर ऊपर फोर्स लगाएगा, और उसी तरह से बी वाला पार्ट क्या करेगा, वो सी डी पर नीचे फोर्स लगाएगा, है ना। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस और ये वाला जो टेंशन फोर्स है, इसको अपन कहेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग एट क्रॉस सेक्शन बेस। ये बात समझ में आती है बेटा? यस उसकी जगह अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये ब्लॉक है दो, M1 और M2 मास के हैं, और स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, है ना, और हमने कहा कि भाई मैं M2 को F फोर्स से पुल कर रहा हूँ। ठीक है, एंड string is massless, inextensible and remains taut. String is massless, inextensible and remains taut. तो हमें पता लगाना है कि find the tension in the string. Find the tension in the string. ये हमें पता होगा। सर थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन होगा।
थ्रू आउट द स्ट्रिंग इस केस में क्या होगा, सेम टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है ना। देखो कैसे है, यस समझ सकते हो आप कि क्या होगा। अ, आप ऐसे समझो कि मान लो ये रस्सी का नाम अपन ए बी दे देते हैं, और बी पॉइंट पर जो टेंशन है उसको नाम दे देता हूं मैं टेंशन एट बी, और ए पॉइंट पर जो टेंशन है उसको नाम दे देता हूं टेंशन एट ए। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? अगर अकेले M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो F आगे लगेगा, उस पर टेंशन टेंशन फोर्स किधर लगेगा बेटा M2 पर? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ लगेगा, रस्सी पुल करेगी, है ना। उसको नाम दे देता हूं टेंशन एट बी। M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो M1 पर और तो कोई फोर्स है नहीं, लेकिन रस्सी उसको पुल करेगी, तो उस फोर्स को नाम देंगे टेंशन एट बी, है ना। और ये जो रस्सी है ए से बी के बीच की, इसकी अगर अपन बात करें तो इस पर टेंशन एट बी आगे लग रहा होगा और टेंशन एट ए पीछे लग रहा। ठीक है। अब क्या है, देखो M2 पर इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनेगी, ऑन M2। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए राइट में मान लेते हैं, राइट में ही होना चाहिए, है ना। तो ए राइट में है, M1 का भी ए राइट में है, और रस्सी का भी ए राइट में। ठीक है। सबसे पहले M2 पर बना देते हैं, तो बन जाएगी F माइनस M2, F माइनस टेंशन एट बी, ये आ गया M2 इंटू ए के बराबर। देखो नेट फोर्स लिखते समय आपको साइन कन्वेंशन कुछ मानना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन आपको कैसा मानना चाहिए, जिस राइट डायरेक्शन में में पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है उधर पॉजिटिव मान लिया करो, है ना। तो एक्सेलरेशन राइट में है तो राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट साइड अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। M2 पर ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। M1 पर क्या इक्वेशन बनेगी, उस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन एट, अच्छा वहां पे टेंशन एट बी नहीं शो करूंगा, ए वहां होना पर क्या लिखूंगा, टेंशन एट ए हो। तो ऑन M1 लिखेंगे तो टेंशन एट ए इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन को इक्वेशन 2। फिर ऑन स्ट्रिंग बनाते हैं, ऑन, तो कैसे बनेगी, टेंशन एट बी, क्योंकि उसका भी एक्सेलरेशन राइट में है, तो टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इक्वल टू उसका मास। अब मास हमें दिया हुआ है कि कैसा है, massless. मास। जीरो, तो जीरो रख दें मास, और एक्सेलरेशन को ए रख दो। ये क्वेश्चन 3 आ जाएगी। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, टेंशन एट बी इज इक्वल टू टेंशन एट ए। पूरी रस्सी में थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो रहेगी वो सेम टेंशन ही रहेगी, है ना। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, F माइनस टी बी प्लस टी ए इक्वल टू M2A प्लस M1A, and since TB is equal to TA, तो इसका मतलब F की वैल्यू आ जाएगी M2 प्लस M1 इंटू ए, यानी कि A को क्या लिखेंगे, F अपॉन M2 प्लस
आ गया तो आप सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, टेंशन एट ए इज इक्वल टू m1 ए को क्या लिख देंगे, F अपॉन m2 प्लस और टेंशन एट ए तो टेंशन बी के बराबर ही है, पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी और वो इतनी रहेगी। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. अच्छा, यहाँ भी एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। हाँ सर, एक यहाँ भी सिंगल क्या है, सिस्टम लेकर। पूरे दोनों को सिस्टम मान करके F अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं उसको, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए, जैसे अब देखो पुली सिस्टम्स की अगर अपन बात करें, तो पुली सिस्टम्स में क्या होता है बेटे, एक कोई डिस्क जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उस पर स्ट्रिंग उससे होकर ऊपर होकर के रस्सी जा रही होती है, और ये भी रस्सी हम कंसिडर करते हैं कैसी, मासलेस, है ना। मासलेस। ये भी मासलेस रस्सी अपन कंसिडर, और ये रस्सी एक और पुली से कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक मास कनेक्टेड है, उसका मास है, ब्लॉक है, उसका मास है m1। यहाँ पर एक और ब्लॉक कनेक्टेड है, उसका मास है m2, है ना। एंड दिस इज अ मासलेस स्ट्रिंग। पुली को भी हम मान के चलते हैं कि कैसी है, पुली इज ऑल्सो मासलेस एंड स्मूथ। मासलेस है और साथ ही साथ कैसी है, स्मूथ भी है, Frictionless. ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों कि बिकॉज द स्ट्रिंग इज मासलेस हियर ऑल्सो। अच्छा, इसमें से आप मान लो कि कोई भी एक ब्लॉक बड़ा, मतलब m2 इज लेट्स से ग्रेटर देन m1, ऐसा हमें दिया। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे ही लग रहा है, m1g और m2g तो दोनों पे ही लग रहा, लेकिन क्योंकि m2 बड़ा है तो इस पे ज्यादा लग रहा है, तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो m1 को जाहिर सी बात है कि उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, हाँ यस। सर। m1 को उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। और इस रस्सी में टेंशन T मान लो आप, तो यहाँ पर T फोर्स ऊपर लग रहा है, यहाँ पर भी T फोर्स ऊपर। अच्छा, यहाँ पर पूरी रस्सी में टेंशन T रहेगा, हाँ सर। यस सर। क्योंकि वही लॉजिक है, दोनों चीज की इसमें इंपॉर्टेंस है। पुली मासलेस एंड स्मूथ है, एंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस। देखो, अगर पुली का कुछ मास होता, या यहाँ पर कोई फ्रिक्शन होता, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता, तो लेफ्ट और राइट में टेंशन अलग अलग होती, है ना। अगर क्या होता बेटे, पुली और स्ट्रिंग के बीच में कुछ फ्रिक्शन होता, तो लेफ्ट में और राइट में टेंशन अलग अलग होती। क्यों अलग अलग होती भाई, आप ऐसे सोचो कि ये पुली है ना, और उसके ऊपर से होकर के जा रही है एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है वो उसके ऊपर से होकर के जा रही। अब क्या है
ये स्ट्रिंग से मासेस अटैच्ड, एक मास m2 अटैच्ड है, एक m1 अटैच्ड। अब ये m2 नीचे जाने की कोशिश करेगा और m1 ऊपर जाने की कोशिश करेगा। m2 नीचे जाएगा तो ये वाला हिस्सा जो है रस्सी का, ये वाला हिस्सा, क्या ये इस तरह से चलेगा? अब ये अगर चलेगा तो क्या होगा, ये अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होता, पुली और इसके बीच में फ्रिक्शन होता, तो ये पुली पर आगे फ्रिक्शन लगा था और कहता भाई, पुली को भी कहता है कि तुम भी घूमो चलो। और पुली फिर क्या करती, इस रस्सी पर ऐसे पीछे फ्रिक्शन लगा, पुली रस्सी पर पीछे फ्रिक्शन लगाती। तो ये जो पीछे वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से दोनों के टेंशन में इम्बैलेंस हो जाता है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी क्योंकि स्मूथ है इस वजह से, और मासलेस है, मासलेस है तो यहां से यहां तक टेंशन सेम हो गई, स्मूथ है तो लेफ्ट वाली और राइट वाली टेंशन भी सेम हो गई, मासलेस है तो लेफ्ट में भी ऊपर से नीचे तक टेंशन सेम हो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस। अब क्या करें, देखो M1 और M2 का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, M1 का अलग बना दें, M2 का अलग बना दें। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, टेंशन ऊपर और M1G नीचे। और M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पर भी टेंशन ऊपर और उस पर M2G नीचे। M2 का एक्सेलरेशन हमने नीचे माना था क्योंकि M2 का मास बड़ा था, M1 का एक्सेलरेशन ऊपर मान दिया। तो M2 पर अगर आप इक्वेशन बनाओ ऑन M2, तो क्या बनेगी, M2G माइनस T इक्वल टू M2A। ये एक इक्वेशन है ना, क्योंकि M2 का एक्सेलरेशन नीचे माना है तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, है ना। और जब इक्वेशन आप M1 पे बनाओगे तो वो कैसी इक्वेशन बनेगी, उसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो उस पर इक्वेशन बनाते समय अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, तो बन जाएगी T माइनस M1G इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा बेटे, M2G माइनस T प्लस T माइनस M1G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A। तो आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू A, यानी कि A की क्या वैल्यू आ जाएगी, M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M2 प्लस। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस। ये ऐसा वाला जो सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं सिंपल एटवुड मशीन। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बताओ टेंशन क्या होगी, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, T माइनस M1G इक्वल टू M1A। ए की वैल्यू आ गई
तो ये आ गया m1g, m1g हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया m2 प्लस m1, उधर चला गया तो m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो टेंशन की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? m2 प्लस m1 m2 2m2 हो जाता है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस, यस सर, यही आई। है ना? सर वो लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप। ओके सर, समझा। वो m1g कॉमन लिया, फिर वो 1 डिनोमिनेटर हाँ, 1 के जगह। m1g कॉमन लिया, फिर m2 प्लस m1 है, जैसे क्या किया मैंने, m1g कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन यस, m2 प्लस m1, एलसीएम ले फिर लिया। m2 प्लस m1 को एलसीएम ले लिया, है ना? ओके सर। अच्छा, इसमें अगर मान लो हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली, या कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द सीलिंग, जो छत है उस पे रस्सी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही, डायग्राम कुछ ऐसा था हमारा ओरिजिनल। सर इसमें हम लोग पुली और दोनों मासेस को एक पूरा सिस्टम ले हाँ, लेंगे। दोनों दोनों के सारे वैल्यूज को एक कर देंगे और ऊपर का टेंशन निकालेंगे। देखो कैसे कैसे ये वाला टेंशन निकालना है ना आपको बेसिकली, तो आप क्या करो, सिर्फ पुली को सिस्टम मानो, कंसिडर पुली प्लस स्ट्रिंग wrapped on it as system, पुली को और ये वाली रस्सी को, इतने रस्सी को सिस्टम मान, ठीक है? अब देखो, इन रस्सी को सिस्टम मान लिया यहाँ तक की को, तो इसके नीचे वाली रस्सी सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये जो नीचे वाली रस्सी है वो इनको नीचे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, टेंशन, हाँ सर। और यहाँ से भी नीचे टेंशन लगेगी, ठीक है? और ये वाली जो रस्सी है ये पुली पर ऊपर टेंशन लगाएगी टी डैश, ये रस्सी पर ऊपर टेंशन लगाएगी। अब पुली तो रेस्ट पे है, पुली थोड़ी चल रही है, और वो रस्सी चल भी रही है, तो उसका मास तो जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो हम लिख देंगे टी डैश माइनस 2t इज जीरो, यानी टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2t। अब यही टी डैश जो है वो छत पर नीचे लग रहा हो, क्यों बेटा? यस। तो फोर्स ऑन सीलिंग कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो, 2m1 m2g अपॉन m प्लस m2, तो ये आ जाएगा 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस, क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? हाँ सर। ये ऐसा,
ठीक है बच्चों, बाकी जो है फिर अब अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। सर आप एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने वाले थे ना, मतलब वर्क पावर एनर्जी के लिए या फिर ग्रेविटेशन के लिए? हाँ 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 हाँ, वो मैं लगाता हूँ बेटे, हाँ आपको बताता हूँ, आज शाम तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सर, बाय सर।